हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के टॉपिक है फ्रेंड्स ब्लड, यानी पूरे ब्लड के बारे में विस्तृत हम इसमें व्याख्या करेंगे। और इससे 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा बनता है, इसलिए ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अंत में कंटेंट अच्छा लगा तो उसके बाद अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं ब्लड से। अगर मैं ब्लड की बात करूं, ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड जो होता है वह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। वहीं अगर आपसे प्रकृति पूछे तो जो रक्त की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? क्षारीय होती है। और उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है रक्त का। अब ध्यान से देखिएगा कैसे पता चलता है कि कौन क्षारीय है और कौन अम्लीय है। तो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने एक पैमाना दिया था और इस पैमाने पर उन्होंने 1 से 14 तक अंक अंकित किए थे। अगर वह 7 रहेगा किसी भी द्रव का पीएच मान तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। अगर 7 से कम है तब तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, अगर 7 से अधिक है तो बेसिक नेचर का हो जाएगा, यानी दुर्बल क्षारीय हो जाएगा और अम्लीय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाए होंगे। तो अगर आप सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा भार के लगभग 7% होती है, यानी जिस व्यक्ति का जितना वजन होता है उसका 7% उसमें अंदर ब्लड पाया जाता है। अगर मेल में बात करें कि पुरुषों में कितना ब्लड पाया जाता है तो लगभग 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है, और फीमेल में, औरतों में जो ब्लड पाया जाता है वो 4 से 5 लीटर पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि हेमेटोलॉजी किसको कहा जाता है या रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे हेमेटोलॉजी। देखिए हीम शब्द, हेमेटो में हीम शब्द है ना, हीम शब्द कहीं भी आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब होता है ब्लड। ठीक है ना, हीम शब्द कहीं भी नज़र आ जाए इसका मतलब होता है ब्लड, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है ना, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, इसलिए इसको कह दिया गया हेमेटोलॉजी। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाए होंगे। बात करें रक्त दाब की, तो ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, यानी स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, जो ब्लड प्रेशर यानी बीपी नापता है। आप देखते होंगे डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर आपके बाहों में लगा करके आपका बीपी चेक करता है। तो वो किस मशीन से चेक करता है, किस यंत्र से चेक करता है? तो चेक करता है स्फिग्नोमैनोमीटर। किससे चेक करता है फ्रेंड्स? स्फिग्नोमैनोमीटर। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये स्फिग्नोमैनोमीटर की है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 80 होता है। ठीक है। जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 से 80 होता है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगर वो व्यक्ति वयस्क है तो उसमें जो अस्थि मज्जा है उसमें उसके ब्लड का फॉर्मेशन होगा। ये आप देख रहे हैं, हड्डी के ऊपरी परत को अगर हटा दिया जाए तो नीचे जो बचा हुआ है ये अस्थि मज्जा है, और इसी में होता है ब्लड का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में होता है ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर। ठीक। अगर लेकिन वही भ्रूण एम्ब्रियो की बात किया जाए तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर में होता है, यानी जब बच्चा भ्रूणावस्था में हो तो उस अवस्था में जो ब्लड बनता है वो उस बच्चे के लीवर में बनता है, जबकि वयस्क में कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। बात करते हैं रक्त के संगठन की, यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किन किन से मिलकर बना हुआ है, ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? तो ब्लड में मुख्यतः दो प्रकार पाया जाता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु या रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा या इसे हम ब्लड कार्पस्यूल्स या इसको हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं, रुधिराणु या रक्त कणिकाएं 55% के आसपास पाई जाती है फ्रेंड्स प्लाज्मा, और 45% पाया जाता है आपका रुधिराणु यानी रक्त कणिकाएं। ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं प्लाज्मा की।
प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है, ग्लूकोज 0.1% होता है और अन्य चीज़ें जो होती हैं वो 2% होती हैं प्लाज्मा के अंदर। यानी प्लाज्मा का जो फॉर्मेशन होता है वो जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है प्लाज्मा, जिसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। वहीं रुधिराणु यानी रक्त कणिकाओं की बात करें तो ये जो होती है, एक इसमें 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स या रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल्स भी कहा जाता है। और प्लेटलेट्स को कहा जाता है बिम्बाणु। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आरबीसी होता है उसका फुल फॉर्म आपको मैंने बता ही दिया। चलिए आप आगे हम बात करते हैं एक एक करके। यहाँ आपको मैं दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है आरबीसी। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका स्ट्रक्चर है? आरबीसी का है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? तो ये स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है आपका प्लेटलेट्स का। क्या है? प्लेटलेट्स। और जो ये है ये स्ट्रक्चर है ये किसका है? ब्लड सेल्स के यानी लाल रुधिर कणिकाओं का है। ठीक है ना। इसमें जो आप देख रहे हैं हल्का पीला रंग का जो निकल रहा है ये होता है प्लाज्मा। क्या होता है फ्रेंड्स? प्लाज्मा होता है जिसमें 90% पानी ही होता है। ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं ये होती है वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। और इसको कहा जाता है ब्लड वेजल्स, यानी जिसमें रुधिर कणिकाएँ चलती हैं उसको क्या कहा जाता है? ब्लड वेजल्स। तो उम्मीद करते हैं इस फिगर के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं प्लाज्मा की। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा जो है फ्रेंड्स यह तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। यानी प्लाज्मा जो होता है वो तरल अवस्था में होता है और इसका 90% भाग जल होता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा जो प्लाज्मा का रंग होता है वो हल्का पीला होता है, तो किसकी वजह से होता है? तो बिलिरुबिन नामक एक पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लाज्मा का रंग जो होता है फ्रेंड्स वो हल्का पीला होता है। ठीक है। देखिए फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है प्लाज्मा का। तो वाटर का 90% होता है जिसमें ग्लूकोज और खनिज लवण मिल करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है। और प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन होती है? थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन, ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये आपके 5 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है ना। और जो फाइब्रोनोजेन होता है फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा, जो फाइब्रोनोजेन होता है ये ब्लड का क्लॉट करने में मदद करता है, यानी ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो क्या क्या पाया जाता है? पहला वाटर 90% पाया जाता है, फिर ग्लूकोज और खनिज लवण जो किसका निर्माण करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स इसमें कितने प्रकार प्रोटीन? 5 प्रोटीन पाई जाती हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, जिसमें से फाइब्रिनोजन जो है फ्रेंड्स वो ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, यानी ब्लड को थक्का बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं प्लाज्मा के कार्य की, यानी वर्क ऑफ प्लाज्मा के। तो अगर मैं प्लाज्मा के कार्य की बात करूं तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। यानी प्लाज्मा जो होता है, जो प्रोटीन बनता है उसको कहाँ ले जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान, बॉडी के अन्य पार्ट में उसको पहुँचाने का कार्य करता है प्लाज्मा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं प्लाज्मा रक्त में पीएच को संतुलित करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। प्लाज्मा जो होता है रक्त के पीएच को संतुलित करता है। ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है प्लाज्मा और ग्लूकोज को बाकी अंगों तक भी पहुंचाता है, यानी प्लाज्मा के कार्य होते हैं। अगर पीएच को संतुलित नहीं किया जाएगा तब भी समस्या हो जाएगी। अगर पीएच मान ब्लड का बढ़ता है तब भी दिक्कत होती है और पीएच मान कम होता है तब भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए पीएच के मान को संतुलित करता है कौन फ्रेंड्स? तो प्लाज्मा संतुलित करता है। ठीक, बात करते हैं आगे सीरम। जो सीरम होता है फ्रेंड्स वो प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। यानी कि
इसको हम कह सकते हैं जो आपका ब्लड होता है, ठीक है ना। और ब्लड में से यदि मैं आरबीसी को निकाल दूँ तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सीरम। क्या बचेगा फ्रेंड्स, सीरम हो जाएगा। यानी प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने वाला कारक जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, प्राप्त होने वाले पदार्थ सीरम कहलाते हैं। यानी प्रोटीन को हटाने पर जो प्राप्त होता है पदार्थ उसको कहा जाता है सीरम। आगे बात करते हैं रुधिराणु की, यानी ब्लड कार्पस्यूल्स की। तो ब्लड कार्पस्यूल्स जो होता है इसमें फ्रेंड्स 45% भाग होता है इसका। इसे ठोस अवस्था कहा जाता है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आपका है लाल रक्त कण जिसे आरबीसी कहा जाता है, दूसरा है श्वेत रक्त कण जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, और तीसरा जो है वो है रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो पहले हम एक एक की चर्चा विस्तृत तौर पे करेंगे। अगर मैं लाल रुधिर कणिकाओं की बात करूं, यानी रेड ब्लड कार्पस्यूल्स आरबीसी की मैं बात करूं, तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका निर्माण वयस्क में बात करें तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है आरबीसी का निर्माण, यानी बोन मैरो में। और जब भ्रूण अवस्था रहता है तो यकृत यानी लीवर में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, यानी आरबीसी 120 दिन के बाद मृत हो जाती है और जा करके प्लीहा में संचित हो जाती है। यानी मृत्यु कहाँ होती है फ्रेंड्स, तो स्प्लीन में होती है, यानी प्लीहा के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको कैब्रियाज ऑफ ब्लड कहा जाता है, ठीक है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रात खराब हुई जो आरबीसी होती है वो स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए आरबीसी को कब्र यानी ग्रेवयार्ड कहते हैं। इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो आरबीसी किसको, स्प्लीन को, याद रखिएगा, स्प्लीन मतलब प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है और प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए वैसे तो जितने भी प्रकार के जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी उस स्तनधारियों के ब्लड में जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन दो ऐसे अपवाद हैं, जैसे ऊंट एवं लामा, ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं। इन दोनों के अंदर फ्रेंड्स आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बकिया जितने भी स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी लगभग 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और महिला में 40 से 45 लाख प्रति घन मीटर होती है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, यानी ऑक्सीजन को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें आयरन पाया जाता है फ्रेंड्स। क्या पाया जाता है, आयरन। जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी उसको अपने साथ बांध लेता है और वही अन्य बॉडी के अन्य पार्टों तक पहुंचाता है। आरबीसी में जो होता है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, जिसमें मैंने बताया हीमो में जो हीम है वो रंजक है और ग्लोबिन है वो क्या है, एक प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है फ्रेंड्स वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है हीमैटिन और दूसरा होता है ग्लोबिन। जो हीमैटिन होता है एक प्रकार का रंजक है और जो ग्लोबिन है वो एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है ना। इसको आप याद रखिए। हीमोग्लोबिन की बात करें तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हीमैटिन है और दूसरा ग्लोबुलिन। हीमैटिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें लौह तत्व यानी Fe आयरन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। यानी हीमैटिन भी जो होता है वो रक्त का रंग लाल होता है। अगर ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है आपका ऑप्शन में हीमोग्लोबिन, तो आपको हीमैटिन मिलेगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, वो शरीर और अन्य भागों तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन यानी O2 और CO2 को पहुंचाने का कार्य करता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अगर मैं बात करूं
काकरोच में जो ब्लड होता है फ्रेंड्स वो सफ़ेद और रक्त होता है, यानी कि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। काकरोच में आरबीसी नहीं पाया जाता, क्योंकि आरबीसी जो होता है वो रेड होती है, तो इसका ब्लड वाइट होता है। ठीक है, काकरोच का ब्लड क्या होता है, वाइट होता है, यानी इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, आरबीसी की मैं बात करूं तो आरबीसी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि काकरोच में सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो काकरोच में जो सफ़ेद रंग होता है फ्रेंड्स वो होता है हीमोलिम्फ के कारण। क्या होता है, हीमोलिम्फ के कारण। ठीक है, साइंस के लैंग्वेज में मैंने आपसे बताया था, हीमो को कहा जाता है आपका ब्लड। ठीक है ना, हीमो को आपको क्या कहा जाता है, ब्लड कहा जाता है, और लिम्फ को कहा जाता है वाइट, यानी ब्लड सफ़ेद होता है, इसकी वजह से इसको क्या कह दिया गया, हीमोलिम्फ कहा गया। ठीक है। वहीं जो ऑक्टोपस होता है फ्रेंड्स, ऑक्टोपस में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, नीले रंग का होता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछता है कि ऑक्टोपस में जो ब्लड होता है वो नीले रंग का क्यों होता है। तो इसमें एक रंजक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन की वजह से ही ये जो इसका रक्त होता है फ्रेंड्स वो नीला होता है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के विषय में। तो जो आरबीसी होता है, उन जो आरबीसी के नष्ट होने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो हीमोलाइसिस कहलाती है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरबीसी के नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हीमोलाइसिस कहलाती है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट तथ्य फ्रेंड्स, सोते समय जो आरबीसी की मात्रा होती है वो 5% बॉडी में कम हो जाती है, और जबकि कभी किसी ऊंचाई पर अगर पहुंचा जाए तो वहाँ आरबीसी की मात्रा 30% बढ़ जाती है। सोते समय आरबीसी क्या परसेंट कम होती है, 5%। तो सीधा सीधा इससे भी प्रश्न बनता है। और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी कितने परसेंट बढ़ती है, तो 30% बढ़ जाती है। अच्छा, बात करते हैं आरबीसी अगर घट जाए तो उसकी वजह से क्या बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। जब आरबीसी बढ़ जाए तो उसकी वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आरबीसी घट जाता है फ्रेंड्स तो उससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी इसमें Fe आयरन की कमी हो जाती है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग होता है। आरबीसी को ही लगभग ब्लड कहा जाता है, और ब्लड की कमी की वजह से कौन सी घटना होती है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है। वहीं अगर आपका ब्लड जो होता है आरबीसी अगर बढ़ जाए, अगर आरबीसी बढ़ जाए तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, पॉलीसाइथीमिया होता है। ठीक है ना, क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया। ऊंचाई पर जाने पर या गर्भ धारण के समय पॉलीसाइथीमिया होता है, और उस समय क्या होता है फ्रेंड्स, चाहे आप ऊंचाई पे जा रहे हो चाहे उस गर्भ धारण कर रहे हो, उस समय अगर पॉलीसाइथीमिया हुआ है तो आपकी बॉडी जो त्वचा है, त्वचा पे आपके ऐसे ऐसे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, ये इसका जो सिम्टम होता है। आगे बात करते हैं थैलेसीमिया की। चलिए एक एक रोग की मैं बात कर लेता हूँ। थैलेसीमिया की बात करूँ तो बच्चों को माता पिता से एक अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त होता है, यानी जो थैलेसीमिया होता है ये होता है अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुवांशिक होता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो बच्चों को माता पिता से क्या मिलता है, थैलेसीमिया मिलता है, रक्त होगा। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त छिड़ता यानी खून की कमी हो जाती है, और उसके लक्षण भी प्रतीत होने लगते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है, यानी जब आपके अंदर थैलेसीमिया अगर हो जाएगा आपको, तो उसकी जो पहचान हो पाएगी आप वो 3 महीने के बाद आपको पता चलता है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होने लगती है। तो किसकी वजह से बार बार बाहरी खून चढ़ाया जाता है, जब उस व्यक्ति को थैलेसीमिया या उस बच्चे को थैलेसीमिया हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं WBC की, जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं फ्रेंड्स, वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है, ल्यूकोसाइट वैज्ञानिक नाम होता है WBC का। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो के अंदर होता है, और मृत्यु ये ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जीवन काल लगभग इसका WBC का 2 से 4 दिन होता है, या फिर 13 से 20 दिन केंद्रक में उपस्थित रहता है WBC। ठीक है, और जीवन काल 2 से 4 ही दिन होता है, इसको आप याद रखिए। जबकि केंद्रक में अगर माना जाए तो 13 से 20 दिन। इसकी जो संख्या होती है वो 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच होती है WBC की। देखिए, ये जो पार्टिकल होता है ये आकार में सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, आकार में सबसे बड़ा पार्टिकल ब्लड पार्टिकल है WBC।
संख्या में सबसे कम है, आकार में सबसे बड़ा है। अच्छा, इस कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून जो सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाता है और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी डब्ल्यूबीसी में सेल्स पाई जाती हैं, टारगेट सेल्स पाई जाती हैं। यदि आपके बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी अदर पार्टिकल आपके बॉडी में प्रवेश करता है तो उसको पहचान करके उस पर ही अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है। यह जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर रक्षक यानी गार्ड सेल या पुलिसमैन भी कहा जाता है। ठीक है, गार्ड सेल या पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिए, इससे भी आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि पुलिसमैन किस कोशिका को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गार्ड सेल को यानी डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की बात करूँ तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक कणिका युक्त तो डब्ल्यूबीसी होता है, एक अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी होता है। तो जो कणिका युक्त होता है इसको ग्रेन्युलोकोसाइट्स कहते हैं और जो अकणिका युक्त होता है इसे अग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो जो कणिका युक्त होता है फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार से बना होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईओसिनोफिल्स से 3 से बना होता है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा होती है न्यूट्रोफिल्स की, सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। बेसोफिल्स जो होता है वो सबसे कम पाया जाता है एक, ठीक है। जबकि ईओनोसिल्स जो होता है ये एक प्रकार की सब सेल हैं, ठीक है। जब अकणिका युक्त बात करें तो इसमें मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है ना। 2 भागों में बांटा जाता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो जो मोनोसाइट्स होता है सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होती है और जो लिम्फोसाइट होती है वो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी है। आगे बात करते हैं, अगर मैं कणिका युक्त एक की चर्चा करूं विस्तृत तौर पे, तो डब्ल्यूबीसी में जो कणिका युक्त कोशिकाएँ होती हैं उसमें पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी 65% लगभग होती है डब्ल्यूबीसी। यह बाहर से आने वाले जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं पर पहले आक्रमण करती है और फिर शरीर की रक्षा करती है। जैसे मैंने बताया डब्ल्यूबीसी में जो ये सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, एक टारगेट सेल्स होती हैं, वो बाहर से आने वाले पार्टिकल को पहचान लेती हैं और उस पर अटैक करके उसको नष्ट कर देती हैं, जिससे हमारे शरीर का रक्षा होता है, ठीक है। वहीं जो बेसोफिल्स होता है, देखिए अलग अलग सेल्स के अलग अलग कार्य होते हैं। जो बेसोफिल्स होता है इसकी संख्या सबसे कम होती है, यानी लगभग 1% के आसपास होती है। ये हमारे शरीर में जब एलर्जी है उस एलर्जी से लड़ने में काम करती है बेसोफिल्स, यानी एलर्जी से बचाती है बेसोफिल्स, ठीक है। वहीं ईओसिनोफिल्स की मैं बात करूँ तो ईओसिनोफिल्स जो होता है परजीवी जैसे प्रोटोजोआ कि संक्रमण से सुरक्षा करती है, यानी जब प्रोटोजोआ की वजह से आपके बॉडी के अंदर कोई भी इफेक्ट होता है तो उससे रक्षा करता है ईओसिनोफिल्स। तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिए। त्वचा के संक्रमण में के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब त्वचा में संक्रमण होता है तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और उस संक्रमण को कम करने में मदद करता है ईओसिनोफिल्स, ठीक है। बात करते हैं अकणिका युक्त। अकणिका युक्त में ब्लड की बात करूँ, डब्ल्यूबीसी की मैं बात करूँ तो अकणिका युक्त जो डब्ल्यूबीसी होता है उसमें एक होता है आपका मोनोसाइट्स और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। देखिए कणिका युक्त का मतलब क्या होता है, यानी उसके आसपास जो होंगे ऐसे कण पाए जाएंगे, तो कणिका युक्त हो गया। अकणिका युक्त का मतलब होता है उसके आसपास कण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी होती है। और ये मोनोसाइट्स का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है यदि आपको चोट लग गया है तो उस घाव को भरने में मदद करता है मोनोसाइट्स, ठीक है। जबकि लिम्फोसाइट्स जो होता है वो सबसे छोटे आकार की कोशिका होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, जो कि क्या करती है, मेमोरी सेल का निर्माण करती है, यानी आपके बॉडी के अंदर मेमोरी सेल का निर्माण करती है कौन, लिम्फोसाइट्स। आगे बात कर लेते हैं रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स की। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूँ तो प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो के अंदर इसका निर्माण होता है। और ये मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में, यानी प्लीहा में ये जा करके मर जाती है। केंद्रक नहीं पाया जाता है
यानी प्लेटलेट्स में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल जो होता है प्लेटलेट्स का वो 3 से 5 दिन तक होता है। अच्छा, प्लेटलेट्स का सबसे बड़ा कार्य होता है हमारे बॉडी के अंदर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जो प्लेटलेट्स होता है ये जो होता है आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स यानी रोग, जो आपको चोट लग जाएगा, ब्लड बहने लगता है तो आप देखते हैं कुछ मिनट बाद आपका ब्लड रुक जाता है, तो वो क्या होता है ब्लड क्लॉट कर जाता है और उसी क्लॉट करने में यानी थक्का बनाने में मदद करता है कौन, तो प्लेटलेट्स मदद करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट्स अगर बात किया जाए तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए, यानी नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर है तो सामान्य व्यक्ति यानी उसके अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा सामान्य है। डेंगू बुखार में जो प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से कम होने लगती है। देखिए ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि प्लेटलेट्स का घटने के कारण डेंगू बुखार होता है, नहीं, प्लेटलेट्स डेंगू बुखार होने से ही प्लेटलेट्स कम होता है, ठीक है ना, न कि प्लेटलेट्स घटने से डेंगू बुखार होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगर मैं रक्त बिंबाणु से संबंधित बीमारी की मैं बात करूं तो एक होता है हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया होता है फ्रेंड्स, इसे रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। तो जो हीमोफीलिया है अनुवांशिक, ये भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, यानी आपको अगर चोट लग जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, वो हम बहता ही रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी जानलेवा भी होती है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता, यानी लगातार ब्लड का फ्लो होता रहता है। जो हीमोफीलिया को फ्रेंड्स रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है, मैंने आपसे बताया। इसको शाही रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार किसको हुआ था, तो रानी विक्टोरिया को हुआ था, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को। ठीक है फ्रेंड्स, इसे रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपके सामने है पहले क्वीन विक्टोरिया के अंदर होता है, फिर चूँकि ये अनुवांशिक है तो इससे जा कर के ये सारे लोगों के अंदर चल जाता है। अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अनुवांशिक का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर रानी क्वीन विक्टोरिया को है तो इनको भी होगा, एलिस ऑफ द यूनाइटेड को, और प्रिंस लेपर्ड को हुआ, यानी इस तरह से धीरे धीरे सब यहाँ हो गया, यानी ये रॉयल डिजीज़ हो गया क्योंकि रॉयल लोगों के पास ये रोग था। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें होता है फ्रेंड्स, रक्त वह घटक या रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के बनाने में क्या रोकता है, यानी रक्त का वह घटक जो रक्त की वाहिकाओं में थक्का बनाने से रोकता है वो हिपैरिन है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वो बनता है फ्रेंड्स हिपैरिन की वजह से। ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर मैं संख्या की बात करूं तो आरबीसी की संख्या जो होती है फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी आकार में तो छोटी होती है आरबीसी लेकिन संख्या इसकी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद प्लेटलेट्स होता है और अंत में सबसे कम संख्या होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वहीं आकार की मैं बात करूं तो आकार में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है और प्लेटलेट्स 20 में होती है और आरबीसी सबसे छोटी होती है। तो अगर संख्या में पूछ ले कि किस निम्न में से किस ब्लड पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होती है तो आरबीसी की, और निम्न में से कौन सा ब्लड पार्टिकल सबसे बड़ा होता है तो वो होता है डब्ल्यूबीसी। इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी आपसे इसमें अनुपात पूछ लिया जाता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या अनुपात होता है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में जो अनुपात होता है फ्रेंड्स वो होता है 600:1:40, यानी 600:1:40 ये होता है। इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं रक्त के थक्का बनने की। तो जब किसी कटे हुए भाग को से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है, यानी कुछ ही मिनट में वो बाहर निकलने के बाद जम जाता है। इसे ही रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, जब किसी कटे हुए भाग में रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। बनता कैसे है, तो इसमें जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिल करके जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इसको पहले थ्रोम्बिन में बदलता है। एक प्रोसेस है कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है, जिसकी वजह से बाद में ब्लड जो होता है वो थक्का बना लेता है। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन को पहले थ्रोम्बिन में बदलता है और फिर थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन होता है ये दोनों मिल करके फाइब्रिन बनाते हैं, यानी फिब्रिन बनाते हैं।
और ये फाइब्रिन तथा जो रक्त रुधिराणु होते हैं यानी ब्लड कार्पस्यूल्स होते हैं, वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ब्लड क्लाट कर जाता है, यानी रक्त का थक्का बनता है। यानी इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का थक्का कब बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे थ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, और जो थ्रोम्बिन होता है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर के फाइब्रिन बनाता है, और जो फाइब्रिन होता है वो रक्त रुधिराणु यानी ब्लड कार्पस्यूल्स से साथ जब मिलता है तो रक्त का थक्का बना लेता है। ठीक है, देखिए ये है फाइब्रिन। जो फाइब्रिन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये फाइब्रिन जो होता है, ये फाइब्रिन क्या होता है? एक जाली का नुमा होता है। ब्लड कैसे क्लॉट करता है? ये जो आरबीसी आती हैं, आरबीसी को बांध कर लेता है, ये अपने जाली में फंसा लेता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो जाता है? वहाँ पर वाहिकाओं में ब्लड क्लॉट कर जाता है। ठीक है, यानी थक्का बना लेता है। बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों की, जिसका आप उत्तर दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन जो रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी 5% कम हो जाता है। मानव रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7.4। इसको आप याद रखिए, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है, जबकि 45% ब्लड कार्पस्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्या परसेंट प्लाज्मा होता है? 55%, और इस 55% में 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहता है प्रद्रव्य, यानी प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? प्रद्रव्य यानी प्लाज्मा कहलाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है ना, किस में होता है? अस्थि मज्जा में। यदि भ्रूण अवस्था में हो तो ये किस में होता है? लीवर में। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है वो लगभग 100 से 120 दिन का होता है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? तो जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो मनुष्य की लाल जो रक्त कणिकाएं आरबीसी होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, वो संख्या में क्या होने लगती है फ्रेंड्स? बढ़ने जाती है, यानी संख्या में आकार में नहीं बढ़ती है, वो संख्या में बढ़ती है। इसको आप याद रखिए। अगर अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है, मुख्य कार्य इसका होता है ऑक्सीजन तो पहुंचाना नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमाना होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना। यानी बॉडी के अंदर कोई भी जो बाह्य पार्टिकल आता है तो उसको पहचान कर उस पर अटैक कर देता है, यानी उससे संक्रमण से लड़ने में काम आता है और हमारी बॉडी की रक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा होता है? ठीक है, मैं इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इन तीनों प्रश्नों को अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो इसका कमेंट में आप जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।